हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज आपकी एचआरएम की लास्ट यूनिट हम कवर करने वाले हैं, डैट इज़ यूनिट 4। और यूनिट 4 में बहुत ही कम टॉपिक्स हैं, मतलब कि जो मिसलिनियस टॉपिक्स आपके बचे हैं एचआरएम में वो मैंने इसमें कवर किए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जिससे क्वेश्चन बनते भी हैं, वो मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से हैं, जिसको आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना। बाकी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इजी है, मतलब ये आप अपनी ही लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लैंग्वेज में इसको नहीं फ्रेम आउट कर सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना कि होता क्या है। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है आपका एम्प्लॉय वेलफेयर, कि एम्प्लॉय वेलफेयर क्या होता है। क्या होता है एम्प्लॉय वेलफेयर। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, एम्प्लॉय कौन होता है? जो आपके यहाँ काम कर रहा है। वेलफेयर मतलब उसका कल्याण। तो मतलब कि तुम्हें क्या करना है, अपने एम्प्लॉय का वेलफेयर करना है। ऑफ कोर्स हमने जब इवोल्यूशन पढ़ा था एचआरएम का, तो हमने वहाँ देखा भी था कि आज के टाइम पे एम्प्लॉय आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप एम्प्लॉय के बारे में सोचोगे तभी वो अपना बेस्ट देगा और आपके बारे में सोचेगा और आपके लिए काम करेगा, अदरवाइज वो अपना बेस्ट नहीं देगा। तो आपको एम्प्लॉय को क्या करना है, खुश रखना है, सेटिस्फाइड रखना है, उसका वेलफेयर करना है। ठीक है, तो एम्प्लॉय वेलफेयर क्या होता है? मीन्स all the facilities and services provided by the company to keep employee happy, healthy, safe and satisfied. Of course, मेरे एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए, सेटिस्फाइड रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, कि भाई वो मेंटली भी स्ट्रांग रहे, फिजिकली भी स्ट्रांग रहे, ऐसा ना हो कि वो ड्रेन आउट हो जाए, बीमार पड़ रहा है। ठीक है, वो खुश रहे, वो सेफ फील करे। इसके लिए कंपनी क्या करती है, बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी सर्विसेज देती है। वो जो फैसिलिटीज और सर्विसेज वो दे रही है इनके, इन सारी चीज़ों के लिए, इनको खुश रखने के लिए, उनको सेफ फील कराने के लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए, बेसिकली उनको उनका वेलफेयर करने के लिए, उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर। ठीक है, सो क्या है, फैसिलिटीज हैं। क्या बोलेंगे आप कि ये क्या है, फैसिलिटीज हैं, या कह लो कि सर्विसेज हैं। कौन दे रही है सर्विसेज? कंपनी दे रही है। किस लिए दे रही है? ताकि वो इन एम्प्लॉयज को खुश रख पाए, सेफ फील करा पाए और सेटिस्फाइड रख पाए। इसलिए कंपनी क्या कर रही है, इनको ये चीज दे रही है। तो ये क्या है मिलके, ये हमारा कहलाएगा एम्प्लॉय वेलफेयर। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट जो हम जा रहे हैं वो हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर। मतलब मैम वेलफेयर ठीक है कि आपने बोल दिया कि हम सर्विसेज देंगे, फैसिलिटीज देंगे जिससे एम्प्लॉय खुश रहे, फील हैप्पी फील करे, सेफ फील करे, सेटिस्फाइड रहे। बट वो कौन कौन सी फैसिलिटीज है जो हमें उसको देनी है सब अच्छा फील कराने के लिए? देखो बेटा, पहले तो तुमको स्टेचुरी वेलफेयर करना है। स्टेचुरी वेलफेयर मतलब कल को तुम अपनी कंपनी खोलोगे तो वहां पे तुम्हें कुछ फैसिलिटीज लॉ के थ्रू कंपलसरी करी गई हैं जो तुम्हें देनी ही देनी है। मतलब तुम्हारी इच्छा पे नहीं डिपेंड करेगा कि तुम ये चीज दो या ना दो, कानून बना है कि आपको ये करना है ना, और नहीं करेंगे तो पेनल्टी देंगे। तो इसलिए आप करेंगे। और इसीलिए देखो, जो ट्रेड यूनियन होते हैं ना एम्प्लॉयज के, उनको पता है उनका राइट्स क्या है, और एम्प्लॉयज क्या करते हैं, यूनियन के साथ जुड़ते हैं। कल को आप इनका राइट अगर वो करोगे ना कि आप उनको जो लॉ ने कहा है वो नहीं दे रहे हो, तो दे विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू, है ना। तो सबसे पहले क्या है, स्टेचुरी वेलफेयर मीन्स वो फैसिलिटीज जो लॉ ने कही है कि आपको करनी है। ठीक है, आपको ये प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी, ये सर्विसेज, ये फैसिलिटीज आपको देनी ही पड़ेंगी। मैम कौन सी है? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पानी। फर्स्ट एड फैसिलिटी, कि कल को कुछ हो जाए तो आपके पास फर्स्ट एड फैसिलिटीज होनी चाहिए कि आप तुरंत उसको मतलब कर पाओ। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट शुरू कर पाओ, एटलीस्ट बेसिक चीज तो आप कर पाओ। वॉशरूम एंड सैनिटेशन, वॉशरूम ऑफ कोर्स यार क्लीन वॉशरूम वगैरह होने चाहिए। सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ऐसा ना हो कि जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो सेफ नहीं है। वर्किंग आवर रूल्स प्रॉपर होने चाहिए कि जितना घंटा कानून के तहत बनाया गया उतने घंटे काम करवाएंगे आप। कैंटीन फैसिलिटी देंगे। ठीक है, फैक्ट्रीज में अगर नंबर ऑफ वर्कर्स बहुत है और फैसिलिटीज होनी चाहिए तो। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा स्टेशनरी वेलफेयर जो आपको करने ही करने हैं, बिकॉज लॉ ने बोला है कि आपको ये वेलफेयर उनको देने हैं, ये फैसिलिटीज, ये सर्विसेज उन्हें देनी है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट आता है आपका नॉन स्टेशनरी वेलफेयर। वो कानून ने बोला है, ये कानून ने नहीं बोला है, ये किसी लॉ ने नहीं बोला, ये कंपनी खुद देती है। मतलब ये कंपनी खुद वॉलेंटरीली क्या करती है, प्रोवाइड करती है सर्विसेज। क्यों? ताकि वो एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई कर पाए, उनका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज कर पाए। कौन कौन सी फैसिलिटीज? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ये लॉ नहीं करता कि आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दो, लेकिन आपको लगता है मेरे एम्प्लॉयज बहुत दूर से आते हैं, हमें उनके लिए ऑफिस की तरफ से वैन अरेंज करनी चाहिए, सो यू आर प्रोवाइडिंग दैट। कैंटीन सब्सिडी, जिम क्रिएशन रूम बना, जिम रिक्रिएशन रूम बना दिया, रेस्ट रूम बना दिए, जिम रूम बना दिया, यूनिफॉर्म प्रोवाइड करी, मेडिकल चेकअप करवाते रहते हो, कैंटीन मील्स देते हो, उनको प्रोवाइड करते हो एट डिस्काउंट, और स्कॉलरशिप देते हो एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रंस को। तो ये सब क्या है, ये फैसिलिटीज़ है जो तुम खुद दे रहे हो, ठीक है। तो स्टेशनरी याद रखना, स्टेशनरी में बेटा सारी बेसिक आएगी कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटी और फर्स्ट एड फैसिलिटी, है ना, वर्किंग आवर्स प्रॉपर होने चाहिए, ये सब। और इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा जो तुम अपने आप से दे रहे हो, लाइक कैंटीन फैसिलिटी, जिम फैसिलिटी, यूनिफॉर्म, बच्चों की स्कॉलरशिप दे रहे हो, है ना, कैंटीन सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, वो सब। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब आ रहे हैं नेक्स्ट में, हो गया स्टेशनरी नॉन स्टेशनरी। इसके अलावा आप सेफ्टी मेजर्स भी प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए। सेफ्टी मेजर मतलब मैम, सेफ्टी मेजर बेटा इंपॉर्टेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हो सकता है सेफ्टी मेजर से क्वेश्चन आ जाए। सेफ्टी मेजर वो स्टेप्स होते हैं जो आप लेते हैं एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सीडेंट और इंजरीज से, कि उन्हें कोई इंजरी ना हो जाए, उन्हें उनका कोई एक्सीडेंट हो ना जाए, इसलिए आप क्या करते हो, उनको कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर लेते हो, स्टेप्स लेते हो। जैसे कि आप उनको सेफ्टी ट्रेनिंग दे दो कि कल को कुछ हो जाए तो वो बड़ी दुर्घटना ना बन पाए, क्योंकि हम उनको पहले ही ट्रेन कर देंगे कि ऐसे हालात में क्या करना है। फायर एक्सटिंग्विशर, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, इमरजेंसी एग्जिट, मशीन गार्ड्स, सेफ्टी हेलमेट्स, ग्लव्स, शूज, सेफ्टी इंस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें आप दे दो ताकि उनको प्रोटेक्ट कर पाओ किसी भी एक्सीडेंट इंजरी से। उनके पास ग्लव्स होंगे, हेलमेट होंगे, तो ऑफकोर्स वो किसी बड़े एक्सीडेंट से बच पाएंगे, या अगर हो भी गया तो अपने आप को सेव कर पाएंगे। इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए कि कल को आग लग गई तो वो कैसे बाहर निकलेंगे। मशीन गार्ड्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप उनको एज अ सेफ्टी मेजर प्रोवाइड कर सकते हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सीडेंट और इंजरी से। इसमें भी तुम उनका कल्याण कर रहे हो, इसमें भी तुमको सेफ फील करा रहे हो, ठीक है, उनको सेफ रख रहे हो, उनको अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दे रहे हो। दैट इज द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय वेलफेयर। तो स्टेशनरी, नॉन स्टेशनरी एंड सेफ्टी मेजर, ओके, 3 हमने एम्प्लॉय वेलफेयर में डिस्कस किया। तो एम्प्लॉय वेलफेयर का टॉपिक यहीं खत्म होगा कि एम्प्लॉय वेलफेयर क्या है, और टाइप्स बता दो एम्प्लॉय वेलफेयर के। आप देखो बेटा, अगर क्वेश्चन आता है कि एम्प्लॉय वेलफेयर क्यों करते हो, है ना, इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पे आपको एग्जाम में ब्लैंक होने की जरूरत नहीं है कि अरे मैंने तो पढ़ा ही नहीं। अरे आपको पता नहीं है क्या कि क्यों कर रहे हैं, हमने मीनिंग में ही बताया। उनको खुश करने के लिए, उनको सेटिस्फाइड करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका मोरल इंक्रीज करने के लिए, उनको रिटेन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को एफिशिएंटली अचीव करने के लिए। ये अपने आप से लिखना सीखो अभी आप, ठीक है। टॉपिक को समझने के बाद अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको लगता है कि यार ये नहीं था, देखो बहुत टेक्निकल है, स्टेप्स है या कुछ ऐसे टाइप्स पूछे तो तुमने नहीं पढ़े, समझ में आता है, लेकिन जो भी ये इंपॉर्टेंस, ये सारी रोल ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, इसमें अगर तुम्हें जिस्ट पता है तो अपने आप से आप फ्रेम आउट कर सकते हैं। नाउ यू आर इन बीबी एंड बीकॉम, ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू कि आप इतना तो कर लेंगे। ओके ओके, नेक्स्ट इज ग्रीवियंसेस क्या होते हैं। ग्रीवियंसेस क्या होते हैं, इस पे टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। देखो जैसे कि एम्प्लॉय है ना, है तो इंसान, उसके भी कुछ दुख होंगे। दुख मतलब मैम, मतलब कुछ पर्सनल दुख होंगे भाई, उसका घर नहीं सही से चल रहा है, या उसके कुछ फैमिली में इशू है, ये भी हो सकता है। और कुछ उसके प्रोफेशनल दुख होंगे, मतलब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के वजह से वो कहीं ना कहीं परेशान है। कैसे हो सकता है, मान लो तुमने कुछ स्ट्रिक्ट रूल बना रखे हैं, पॉलिसी बना रखी है, नॉर्म्स बना रखे हैं, जिसकी वजह से उसको क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, ठीक है। आजकल क्या है, फ्लेक्सिबल
वर्किंग आवर्स का ज़माना है, आपने बहुत स्ट्रिक्ट कर रखी हुई है, एम्प्लॉय सोच रहा है यार कहाँ बंधा हुआ हूँ, ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो वो उसका एक दुख हो सकता है। इसके अलावा आप वेजेस टाइम पे नहीं दे रहे हो उसको, या वेजेस उसको उस हिसाब से नहीं दे रहे हो जिस हिसाब से आपने कहा था, तो उसको दुख हो सकता है। उसको सही चीज़ नहीं मिल रही है, सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसका लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, तो ये भी दुख हो सकता है। मतलब दुखों की तो भरमार है। आपके पास भी देखो कितने सारे दुख हैं, है कि नहीं है? हाँ मैम, हमारा एग्जाम है और हमें यही दुख सता रहा है कि हम कैसे एग्जाम में इतनी जल्दी करके आएंगे, क्योंकि पूरे साल तो मैम हम सिर्फ घूम रहे थे। जो ये दुख है आपका, उसी तरीके से एम्प्लॉयज का भी दुख होता है। तो दुख क्या है, ग्रीवेंसेस क्या है? एनी कंप्लेन, डिससेटिस्फेक्शन और फीलिंग ऑफ इनजस्टिस, मतलब कोई भी कंप्लेन, या हम डिससेटिस्फाइड, हम खुश नहीं हैं, हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, या ऐसी फीलिंग जहाँ पे इनजस्टिस, आपको लग रहा है आपके साथ अन्याय हो गया है, जो एम्प्लॉय के पास है, जो एम्प्लॉय फील करता है, ठीक है। grievances is any complaint, dissatisfaction or feeling of injustice that an employee has about, किसके बारे में है भाई ये दुख? ये दुख किसके बारे में है? जॉब के बारे में या वर्क प्लेस के बारे में? जॉब को लेके वो डिससेटिस्फाइड है या वर्क प्लेस के इन्वायरमेंट को लेके डिससेटिस्फाइड है? वो फील कर रहा है उसके साथ अन्याय हो रहा है उसके वर्क प्लेस पे, या उसकी कोई कंप्लेन है जॉब के रिगार्डिंग, तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? ग्रीवेंसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीवेंस। ओके, तो मैम ठीक है, एम्प्लॉय को दुख होगा, कोई भी कंप्लेन होगी, अब ये बताइए कि कैसे हैंडल करेंगे, है ना? क्योंकि हमें तो भाई चाहिए कि हम अपने एम्प्लॉय का दुख भैया सॉल्व कर ले, ताकि उसका मन लगे, अच्छा करे, तो हम ग्रो कर पाए। तो कैसे हैंडल करेंगे ये बताइए। देखो बेटा, सबसे पहले तुम अपने आप को एज्यूम करो, अपने आप को एज्यूम करो कि तुम्हें मान लो कोई दुख है, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी तुम्हें किस बात का दुख है, तभी तो मैं तुम्हें दवा दूंगी ना। अगर मुझे पता ही नहीं तुम्हें मर्ज क्या है, तो मैं कैसे तुम्हें दवा दूंगी? डॉक्टर भी पूछते ना आपको क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ग्रीवेंस क्यों है, दुख तुम्हें क्यों है, वो आइडेंटिफाई करो। एम्प्लॉय रिपोर्ट द प्रॉब्लम और एचआर आइडेंटिफाई द इशू। या तो एम्प्लॉय बता देगा तुम्हें भाई मेरे को ये दुख है, मुझे ये प्रॉब्लम है आपके यहाँ, या फिर एचआर खुद ही आइडेंटिफाई करेगा कि इशू क्या है, पूछ के या ऐसे करके, ठीक है। दूसरा है लिसन एंड कलेक्शन ऑफ फैक्ट। उसके बाद आप केयरफुली सुनिए और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो गैदर करिए। एक बार आपको उसने बताया कि मुझे इस बात की प्रॉब्लम है, मुझे ये दुख है, तो उसको अच्छे से सुनिए कि वो क्या बता रहा है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको आप इकट्ठा करिए कि क्या है, क्या क्या दिक्कत आ रही है, ये वो। स्टेप 3 है एनालाइज द इशू। इसके बाद एचआर क्या करता है, वो समझता है कि कॉज क्या है, ये दुख किस बात का है। एनालाइज द इशू, ठीक है, कॉज ऑफ द ग्रीवेंस। जैसे उन्होंने मुझे बताया कि प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो डिससेटिस्फेक्शन है वो इस वजह से है कि मेरी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं आप साथ के कलीग्स के साथ, तो उन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताई कि उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। मैंने प्रॉब्लम को समझा, मैंने आइडेंटिफाई किया, मैंने उसे सुना, अच्छा ये प्रॉब्लम है। फिर मैंने उनको बहुत ही बारीकी से सुना ये कहना क्या चाह रहे हैं, फिर वो मुझे डिटेल में बताएंगे कि मुझे प्रॉब्लम वो इसलिए होती है लड़ाई क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेशन नहीं मैच होता और वो हमें सुपीरियर कंसिडर नहीं करते, और उनको लगता है कि हम बराबर के लेवल पे, जबकि मैं बहुत साल पुराना हूँ और उन्हें मुझे कंसिडर करना चाहिए। ऐसा सब उसने मुझे बताया, मैंने उनकी बातें सुनी। मैंने इधर उधर से भी पूछा कि भाई ऐसा सही में ऐसा कुछ हो रहा है ऐसा, तो ये हो गया। उसके बाद क्या किया, मैंने इशू को एनालाइज किया, मतलब मैंने देखा कि क्या दुख का रीज़न हो सकता है, इनकी लड़ाई हो रही तो क्या रीज़न हो सकता है, मतलब सही में और क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये लड़ाई चल रही है। देन फाइंडिंग द सोल्यूशन। अब मुझे रीज़न पता चल गया कि इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज़ कलीग्स हैं साथ के, उनमें आपस में ऐसा एक ग्रुप बन गया है जिनको है कि इनको टीम से बाहर किया जाए ताकि हम प्रॉपर अपना काम कर पाए और हमें कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह ना दे। तो हमें पता चल गया कि ये रीज़न है, ये कॉज है इस दुख का, और इस वजह से ये भी परेशान है और इस वजह से सब लोग इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। देन हम क्या करेंगे, सोल्यूशन फाइंड करेंगे। एचआर डिसाइड करेगा बेस्ट एंड फेयर सोल्यूशन कि क्या बेस्ट और फेयर सोल्यूशन हो सकता है। मुझे लगा कि हाँ, मुझे टीम को मोटिवेट करना चाहिए और इनके साथ बैठ के एक मीटिंग करनी चाहिए जहाँ पे मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू उनके पॉइंट ऑफ व्यू को मैच करा पाऊँ और चीज़ों को एक कोऑर्डिनेशन में ला पाएँ। तो हमने सोल्यूशन फाइंड किया कि क्या हम कर सकते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर जब हमने मीटिंग करी सोचा, उसके बाद हमने इम्प्लीमेंट कर लिया कि चलो ये हम करवा लेते हैं जिससे इनका जो भी दुख है वो सेटल हो जाए।
फिर हमने चेक किया कि क्या एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, यानी बाद में मैंने फिर से पूछा, जब मैंने सब कुछ करवा दिया, सही हो गया, फिर मैंने पूछा अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो आपकी कलीग्स में लड़ाई नहीं हो रही है, अब तो दे आर यू नो लिसनिंग टू यू और दे आर सपोर्टिंग यू। उसने बोला हाँ। तो कंप्लेन आई, सबसे पहले कंप्लेन आई, फिर मैंने उस कंप्लेन को सुना, मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि भाई जो कंप्लेन है क्या वो सही है, ऐसा है भी या नहीं है। फिर मुझे जब रीज़न पता चला तब मैंने उसका सॉल्यूशन ढूंढा, सॉल्यूशन को अप्लाई किया और बाद में फॉलो अप भी लिया कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। तो ये है ग्रीवियंस हैंडलिंग प्रोसीजर। तो आप इसको एक बार फिर से चेकआउट कर लो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका वो है बेटा डिसिप्लिन, जो कि आपके लाइफ में कूट कूट के भरा हुआ है। दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स मैम, डिसिप्लिन मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना, एक कंसिस्टेंसी के साथ जो आपने बना दिया है कि मुझे इतने बजे उठना है तो मतलब इतने बजे उठना है, तो ये क्या आपका डिसिप्लिन है, ठीक है। तो डिसिप्लिन मीन फॉलोइंग द रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एट द वर्क प्लेस। लेकिन वर्क प्लेस में आप डिसिप्लिन क्या है, वर्क प्लेस में बेटा क्या होगा, जहां भी आप काम करोगे उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन कुछ रूल्स बनाएगी आपके लिए, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाएगी, है ना, जिनको आपको फॉलो करना होगा। मतलब इनको आपको फॉलो करना होगा ताकि आप क्या कर पाओ, उसी हिसाब से बिहेव कर पाओ। तो मीन्स फॉलोइंग रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एट द वर्क प्लेस, कि उन्होंने बताया होगा कि आपको फॉर्मल यूनिफॉर्म में आना है, या आपको इतने बजे आना है, आपको ऐसे बैठना है, आपको इस तरीके से ग्रीट करना है। तो आप उसी तरीके से क्या करोगे, बिहेव करोगे, उन रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड को फॉलो करके आप क्या करोगे, बिहेव करोगे एट द वर्क प्लेस। दिस इज व्हाट, दिस इज डिसिप्लिन, ठीक है। जैसे आपके स्कूल में था डिसिप्लिन, आपके कॉलेज में है कि इस यूनिफॉर्म में आना है, इतने बजे आना है, एज यहाँ पे खड़े होना है, यहाँ पे खड़े नहीं होना है, तो आप उसी के हिसाब से ही वहाँ पे बिहेव करते हो, ठीक है, ओके। डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस क्या है, वेरी इजी, स्मूथ वर्किंग। अगर कंपनी में डिसिप्लिन है, सबको पता होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, सब स्मूथली काम कर पाएंगे, ना कोई लड़ेगा। गुड बिहेवियर, वो एम्प्लॉयज़ जो भाई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हैं, रिस्पेक्टफुली एक्ट करते हैं, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। जो एम्प्लॉय डिसिप्लिन है, टाइम से आना, टाइम से जाना, टाइम से काम करना, भाई वो तो ऑफकोर्स दे विल गिव देयर बेस्ट, प्रोडक्टिव होंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे। सेफ्टी, रूल्स एक्सीडेंट भी प्रिवेंट करेंगे ऑफकोर्स। आप रूल्स के हिसाब से काम कर रहे हो, बोला है वहाँ नहीं खड़े होना, आप नहीं खड़े हो रहे बिकॉज वो डेंजरस जगह है, तो आप नहीं जा रहे हो वहाँ पे, तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, ठीक है। पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, जब आपने स्कूल में देखो डिसिप्लिन जब होता था तो कैसा इन्वायरमेंट रहता था, तब पॉजिटिव, ना कोई लड़ रहा, ना झगड़ रहा, ना कलेश हो रहा, ना कुछ हो रहा है, स्मूथली सब अपना अपना काम कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो कैसा इन्वायरमेंट होगा, पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट होगा। कंप्लेंट्स नहीं होंगी, ठीक है, या होंगी भी तो कम होंगी, क्योंकि कुछ लोग तो कंप्लेन करते रहते चाहे आप जितना भी अच्छा कर लो। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये सब मिसलिनियस टॉपिक छोटे छोटे हैं, हो सकता है कि जो भी आपका सबसे कम नंबर का होता है, 2 नंबर 5 नंबर में पूछ ले वो आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब क्या, देखो बार्गेनिंग क्या, आपकी मम्मी शॉपिंग करने जाती है तो बार्गेनिंग करती है कि नहीं करती, यस मैम, इतने का दे दो, इतने का दे दो, वो बोलेगा 200 को, बोलेगा नहीं हमें 200 का नहीं चाहिए, हम 100 रुपये का लाते हैं, वो बोलेगा अच्छा चलो 120 दे दो, बोले नहीं हम 120 नहीं देंगे, अरे चलो अच्छा 110 दे दो, फिर वो सोचेंगे अरे यार 100 पे नहीं आएगा, हम नहीं आएंगे 100 पे, ठीक है आप जाइए, अच्छा चलो तुम 110 लो दे दो। ऐसा होता है कि नहीं होता है, मतलब बार्गेनिंग कर रहे हैं आप, सामने वाले को अपनी बात के लिए मनवा रहे हो, सामने वाला आपको अपनी बात के लिए मनवा रहा है, उस बीच कोई आप बीच का रास्ता चूज कर लेते हो जिसमें भाई तुम भी खुश हो वो भी खुश है, ठीक है। अगर वो तुम्हारी बात पे खुश होगा तो सही है, तुम्हारी बात पे वो नहीं खुश हो रहा, ना तुम उसकी बात पे खुश हो रही हो, तो कोई तो बात होगी ना जहाँ पे तुम दोनों खुश हो सकते हो, तो वो हम कर सकते हैं, तो वी विल बार्गेन। कलेक्टिव बार्गेनिंग मैम यहाँ पे क्यों आया, क्या एम्प्लॉयज बार्गेनिंग करते हैं, शॉपिंग करने जाएंगे, नहीं बेटा, कलेक्टिव बार्गेनिंग का यहाँ पे सेंस जो है आपका वो अलग है। क्या है, तो जैसे एम्प्लॉय है एम्प्लॉयर है, इन लोग के बीच में काफ़ी काफ़ी बातें होती रहती हैं, वो बोलते हैं ऐसे होना है, वो एम्प्लॉयज बोलते हैं नहीं मैं सर इतना वर्किंग आवर नहीं हो सकता, वो बोलते नहीं ऐसे ही हम कर सकते हैं, आपको कम से कम 10 घंटे देने होंगे इस प्रोजेक्ट को, बोलते नहीं सर 10 नहीं दे सकते, हम एक्चुअली हम 8 पे ही मान रहे हैं, बोले नहीं अच्छा चलिए 9 कर लीजिए, ऐसा
बहुत सारी चीज़ों पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ के बीच में ऐसा होता है कि भाई एम्प्लॉयर चाहता है कुछ एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय कहता है नहीं हम नहीं कर पाएंगे, या एम्प्लॉय एक्सपेक्ट करता है कुछ एम्प्लॉयर से। तो वहाँ पे हमें बीच का रास्ता चूज करना होता है जहाँ पे ये भी खुश हो जाए वो भी खुश हो जाए। तो दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग, मीन्स द प्रोसेस इन विच एम्प्लॉयज थ्रू देयर यूनियन, यहाँ पे एम्प्लॉयज अपने यूनियन के थ्रू, जैसे ट्रेड यूनियन बनाते हैं ना एम्प्लॉयज, वो अपने यूनियन के थ्रू क्या करते हैं, द प्रोसेस इन विच एम्प्लॉयज थ्रू देयर यूनियन एंड एम्प्लॉयर्स सिट टुगेदर, एक साथ बैठते हैं डिस्कस करने के लिए और इश्यूज को सेटल करने के लिए, जैसे वेजेस है, वर्किंग कंडीशन है, बेनिफिट्स है, रूल्स है, इन सब के लिए मान लो कुछ उनको डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे वो चाह रहे हैं कि रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, तो एम्प्लॉयज़ अपने ट्रेड यूनियन के साथ, ट्रेड यूनियन के थ्रू आए, जैसे एम्प्लॉयज़ की जो ट्रेड यूनियन उसके ट्रेड यूनियन बैठा और एम्प्लॉयर बैठे और वो लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि रूल्स को थोड़ा हमें लीनियन करना चाहिए। तो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, दोनों लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कलेक्टिव बार्गेनिंग, द प्रोसेस इन विच एम्प्लॉयज थ्रू देयर यूनियन, यूनियन के थ्रू एम्प्लॉयज आएंगे और एम्प्लॉयर आएगा, एक साथ बैठेंगे और डिस्कस करेंगे ताकि जो भी इश्यूज हैं इनके बीच में, चाहे वो इशू बेनिफिट्स को लेके हो, रूल्स के लेके हो, वर्किंग कंडीशन को लेके हो, वेजेस को लेके हो, वो आपस में क्या कर पाए बेटा, सेटल कर पाए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस क्या है मैम, पहला है मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। अब कॉन्फ्लिक्ट है, देखो ट्रेड यूनियन कह रहा है कि वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना चाहिए, और एम्प्लॉयर्स भी बैठे हैं डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है कितना आप कम चाह रहे हैं, किस तरीके से आप चाह रहे हैं, हम तो इतना नहीं कर पाएंगे, वो अपनी रख रहे हैं, ये अपनी रख रहे हैं, ताकि ये लोग एक कंक्लूजन पे आ जाए, बीच के रास्ते पे आ जाए, जिससे भाई एम्प्लॉयर भी खुश हो जाए, एम्प्लॉय भी खुश हो जाए। तो जब ये होगा ना तो फायदा क्या मिलेगा, पहला है पीस रहेगा, इंडस्ट्रियल पीस रहेगा। जब हम डिस्कस करेंगे, अपनी बात रखेंगे, एम्प्लॉयर अपनी बात रखेगा, एम्प्लॉय अपनी बात रखेंगे, तो कोई बगावत नहीं करेगा कि एम्प्लॉय घुट रहा है अंदर ही अंदर और कल को वो ट्रेड यूनियन के थ्रू क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर दे रहा है, हड़ताल कर दे रहा है। अरे बात रखो, डिस्कस करो, सोल्यूशन निकलेगा। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग यही हेल्प कर देगी तुम्हें कि जो स्ट्राइक्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हम एक साथ बैठेंगे और डिस्कस करेंगे। फेयर वेजेस एंड बेटर वर्किंग कंडीशन, एम्प्लॉयज जब भाई कलेक्टिव बार्गेनिंग में आते हैं तो वो डिस्कस करते हैं एम्प्लॉयर से, उनको मनाते हैं कि भाई हमें जो वेजेस फ्री फेयर चाहिए, सेफ्टी चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए, वो आप हमें दीजिए, और एम्प्लॉय कंसिडर करता है। इम्प्रूव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, दोनों साइड अपनी अपनी बात रखते हैं खुल के। ठीक है, इससे क्या होता है, दोनों का भरोसा एक दूसरे पे आता है कि चलो ठीक है, ये कुछ करने से पहले हमसे पूछ रहे हैं। रिड्यूस कंप्लेन एंड डिस्प्यूट्स, जब प्रॉब्लम दोनों लोग साथ बैठेंगे और सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, नेगोशिएशन के थ्रू, तो लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं करने की ज़रूरत है, स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हैं, आपके घर में हो, ठीक है, आप लोग कभी लड़ते होगे भाई बहन, तो दोनों लोग आपस में बैठ जाओ, डिस्कस कर लो, जो सोल्यूशन है वो कर लो, क्यों लड़ना है, क्यों झगड़ना है, तो वो नहीं होगा। गिव वॉइस टू एम्प्लॉयज़, जब एम्प्लॉयज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू अपनी पॉइंट रख पा रहे हैं तो ऑफकोर्स उनको ये तो फील होगा ना कि उनको सुना जा रहा है ना, क्योंकि यूनियन उनको ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे, उन्हीं के तो पॉइंट्स धर रख रहा है कि वेजेस ऐसी होनी चाहिए। हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन आर मेड ज्वाइंटली विच मेक्स रूल एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। जब हम कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय साथ में बैठते हैं, दूसरे से डिस्कस करते हैं, देन डिसीजन लिया जाता है, तो ऑफ कोर्स फायदा यही होगा कि जो भी रूल्स बनेंगे, अब फाइनली दोनों लोग ने कलेक्टिवली डिसाइड किया, तो जो भी रूल्स बनेंगे वो दोनों लोग आपस में क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कोई कहेगा कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे, नहीं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब यही है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स अपनी यूनियन के थ्रू, मतलब एम्प्लॉयज अपने यूनियन के थ्रू और एम्प्लॉय के साथ बैठते हैं और जो भी इश्यू है उसको लेकर डिस्कस करते हैं, उसको सेटल करते हैं। इससे पीस मेंटेन रहेगा, वर्किंग कंडीशन अच्छी रहेंगी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन मजबूत होगा, कंप्लेंट डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, एम्प्लॉयज़ को बोलने का हक मिलेगा और पॉलिसी मेकिंग में इसमें मदद मिलेगी। ठीक है, सब मिलके डिसाइड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी लास्ट यूनिट और आज से यहाँ पे एचआरएम का सिलेबस होता है खत्म। नेक्स्ट हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे। सो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पिन में कर दूंगी मैं, ठीक है, पिन कर दूंगी मैं, ये QR इसको स्कैन कर लेना, आप ज्वाइन हो जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, राइट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।